आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में क्लास 9 का बच्चा आज का क्लास कर सकता है, 10th का भी कर सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बच्चा कर सकता है, क्योंकि पूरा क्लास 9th जो है वो विश्व इतिहास है। ठीक है, विश्व इतिहास है और 10th जो है वो भारत का इतिहास है। ठीक है, ये दोनों को हम मिक्स करके और कनेक्ट करके, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व इतिहास का ही हिस्सा है भारत का इतिहास। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए रहेगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसको हम जोड़कर विश्व इतिहास से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 9th क्लास, 10th क्लास और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बच्चा इस क्लास को देख सकता है। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं भौगोलिक खोज। ठीक है, आधुनिक इतिहास स्टार्ट है भौगोलिक खोज से। ठीक है, भौगोलिक खोज हम देखेंगे। भौगोलिक खोज में सबसे पहले देखेंगे कि पुर्तगाल आया, डच आया, इंग्लैंड आया, डेनिश आया, फ्रेंच आया और स्वीडन आया। ये सब शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं, पेड कर दो फीस, चाहे पीडीएफ करके याद कर लेना है। पुर्तगाल आया 1498 में, और ये पुर्तगाल में कौन आया था 1498 में? 17 मई 1498 में वास्को डी गामा आए थे, वास्को डी गामा। ठीक है, ये वास्को डी गामा कब आए थे? 17 मई 1498 में भारत में आए थे। यहाँ पर देखेंगे हम भारत को, तो यहाँ पर कालीकट बंदरगाह है केरल में, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, ये कालीकट बंदरगाह, वहाँ के राजा उस समय थे जमोरिन। ठीक है, उस समय वहाँ के राजा थे जमोरिन। कालीकट बंदरगाह पर ये जो है कालीकट, ये कोचीन में पड़ता है। ठीक है, कोचीन। और ये जो पुर्तगाल वाला है ये प्रथम कोटि कोचीन में ही स्थापित करेगा, है ना, आएगा तो प्रथम कोठी जो है वो क्या करेगा, कोचीन में स्थापित करेगा। कब? 1502 में, जब वास्को डी गामा दोबारा आएंगे। ठीक है, दोबारा वास्को डी गामा 1502 में आएंगे, फिर 1524 में आएंगे। ठीक है, ये और पहली बार तो 1498 में आएंगे 3 जहाजों के साथ, और यहाँ से भर भर के मसाला ले जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोचीन में पड़ता है। ठीक है, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, आज पता है कालीकट बंदरगाह का नाम कोझिकोड है। कोझिकोड क्या है इसका नया नाम? कोझिकोड। कोझिकोड। क्या करना है? पेन पेपर लेना है और जैसे जैसे मैपिंग कर रहे हैं वैसे वैसे क्या करना है, उतारना है और सुनना है, जो बोलेंगे ना वो सुनना है। तो सबसे पहले ये सब लोग क्यों आ रहे हैं? ये सब लोग 2 कारणों से आ रहे हैं। एक तो वहाँ पर यूरोपियन क्षेत्र में ये ना ऐसा इलाका है, बर्फ वाला इलाका है। ठीक है, शीतोष्ण में पड़ता है। ठीक है, और शीत कटिबंध में पड़ता है, तो यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। तो यहाँ के लोग जो है मांसाहारी होंगे, है ना, मांस मछली का सेवन ज्यादा करेंगे, और मांस मछली को लंबे टाइम तक संरक्षित रखने के लिए मसाला और तेल की आवश्यकता पड़ेगा। और हम लोग मसाला से क्या थे? संपन्न क्षेत्र थे, है ना। और इससे पहले भी क्या होता था, मसाला को लेकर पहले भी, हम इसका थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इतिहास बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले यूरोप में क्या होता है कि पुनर्जागरण होता है, पुनर्जागरण। ठीक है, और उसके बाद औद्योगिक क्रांति हो जाता है, औद्योगिक क्रांति। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है पुनर्जागरण, क्यों भौगोलिक खोजों की आवश्यकता पड़ा, क्यों सब पीडीईडीएफ, पुर्तगाल, डच, डेनिश, फ्रेंच, ये सब लोग क्यों आ रहे हैं समुद्री मार्ग से भारत मसाला के लिए, क्यों आ रहे हैं। और उसके बाद इस सब का वर्चस्व यहाँ पे रह गया। तुम सुना होगा कि अंग्रेज 200 वर्षों तक हमारे यहाँ शासन किए, तो इतने सालों तक यहाँ क्यों रह गए, कैसे रह गए, क्या कारण रहा? तो सबसे प्रमुख कारण में से एक था कि अंग्रेज यहाँ रह पाया, क्योंकि सबसे प्रमुख कारण हम देखेंगे कि भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना की क्या थी, कमी थी। इसलिए इनको पैसा देकर, जब भी आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा तो आपसे पैसा देकर कोई भी काम हम करा सकते हैं। और लगभग जो भी घटनाएं हैं, 1857 की क्रांति, भगत सिंह की मृत्यु, ये सब कौन शामिल था?
उस समय भारतीय ही तो थे जो यहाँ पर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। 1857 के क्रांति में भी तो क्या थे, भारतीय ही तो थे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वो सब क्या कर रहा था कि पुनर्जागरण हो जाता है, ठीक है, पुनर्जागरण हो जाता है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति होता है। औद्योगिक क्रांति में मशीनीकरण हो जाता है, मशीन का खोज हो जाता है। तो मशीन क्या है, अब मशीन का काम क्या है, ज्यादा आदमी का काम करने लग गया कम समय में, ठीक है। तो अब ज्यादा कच्चा माल की जरूरी पड़ेगा, लेबर की जरूरी पड़ेगा, ये सब चीजों का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। मशीनीकरण जब भी होगा तो ध्यान देंगे वहां पे हमको कच्चा माल चाहिए। और जैसे मान लो कि कोई एकदम नॉर्मल सा कोई मशीन, कोई भी नॉर्मल सा मशीन, मान लीजिए कि गन्ना का जो मशीन होता है, गन्ना निकालने वाला, वो ही मशीन अगर उसका निर्माण हो गया है तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत, अब मशीनें खाली निर्माण हो जाने से होगा, अब उसमें कुछ लेबर भी चाहिए और कच्चा माल चाहिए, मतलब गन्ना चाहिए। और गन्ना का उत्पादन कहाँ होगा, वैसे क्षेत्र में होगा जो गन्ना के लिए क्या होगा, सुटेबल क्षेत्र होगा। और गन्ना का उत्पादन ज्यादा हमारे यहाँ, तुम लोग जब कृषि वाला पढ़े होगे तो देखोगे यूपी में, ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में क्या होगा, गन्ना के ज्यादा उपज होता है। तो हम देख पाएंगे कि मान लीजिए कि अब हमको लेबर चाहिए, तो लेबर कहाँ मिलेगा सस्ता, जो सबसे पहले तो पुनर्जागरण से प्रभावित नहीं है और राष्ट्रवादी भावना बिल्कुल नहीं है। तो ये सबको क्या है, सबसे पहले क्या है, ये लोग आया तो लेबर के रूप में यहाँ भारतीयों को कहाँ ले जाता था, यूरोप, चाहे अन्य जगह जितना भी उस समय कॉलोनीज था अंग्रेज का, जहां जहां उसका वर्चस्व था वहां वहां यहाँ से लेबर को भेजता था, ठीक है। और बाकी जो बच जाता था, क्योंकि राष्ट्रवादी भावना तो था नहीं, तो यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, उसी में ज्यादा पैसा देने पर अंग्रेज की तरफ से काम करने लगते थे, सेना में भर्ती ले लेते थे। उसके बाद कच्चा माल के रूप में यहाँ पर कृषि कराया जाता था, कच्चा माल भी ले जाते थे, ठीक है। यहाँ से कच्चा माल भी, गेहूं वगैरह, जितना भी कृषि के क्षेत्र में जो भी गेहूं चावल जो भी उपजाया जाता था, तो कच्चा माल भी ले गए, लेबर भी ले गए। यहाँ मशीन में क्या क्या चीज का जरूरी पड़ा था, कच्चा माल, मान लो कि गेहूं लेके गए, ठीक है, चावल लेके गए, तो इस सब का क्या होगा, मशीन के थ्रू साफ कर दिया जाएगा, ठीक है। गेहूं का आटा बना दिया जाएगा, चावल को साफ कर दिया जाएगा, और यहाँ पे गन्ना वगैरह का जूस और भी उसका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा। और फिर ये प्रोडक्ट कहाँ बेचा जाएगा, भारत में। नुकसान पा रहे हो, देख रहे हो हम लोग कैसे एकदम से बेवकूफ बन रहे हैं, एक आदमी कैसे शोषण कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है ना। तो अब समझने के लिए तो आपको विद्वान बनना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, है ना। हम लोग एक चीज से वंचित रह गए थे, क्या था, वो था हम लोग के यहाँ पुनर्जागरण हुआ ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ था, इटली यूरोप वाले क्षेत्र में। तो हम सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे पुनर्जागरण हुआ और कैसे कैसे रोम जो है दो हिस्सों में टूटा, और फिर ओटोमन साम्राज्य वेलेंटाइन पर कैसे हमला करेगा, और भौगोलिक खोजों की आवश्यकता क्यों पड़ेगा। तो हम सिर्फ थोड़ा सा ये बता दिए कि कैसे अंग्रेज जो है क्यों यहाँ पर आने के पीछे का क्या कारण था। पहला मसाला था और दूसरा मशीनीकरण, पुनर्जागरण हो चुका था ना, औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। वहां पे मशीन का बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ गया, तो उसको कच्चा माल की जरूरत पड़ा और लेबर की जरूरत पड़ा। और ये इसका सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पर था, अनपढ़ लोग, अनपढ़, है ना। अंग्रेज कहता था कि आप पर शासन करके आप पर हम क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे जैसे बिहार का हालत आज है ना, वैश्विक लेवल पर भारत का जो हालत था आज उसी तरह से भारत के लेवल पर देखें तो बिहार का वही हालत है ना, लेबरों का अड्डा बन चुका है बिहार। चला क्यों, तो तू देख बहु तो बिहार में क्या है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, बिहार में है। कहाँ गया मिटाने वाला, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है। हाँ, तो हम थोड़ा सा इतिहास में जाकर इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो इसको दोबारा से फिर हम लिखेंगे, इस पर दोबारा से चर्चा करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे और फिर औद्योगिकरण और तब भौगोलिक खोज पर आएंगे। उसके बाद फिर वापस से ये सारा चीज लिखेंगे, तो इसके पीछे का क्या इतिहास है उस पर हम चर्चा करते हैं, है ना। ये है हमारा भारत, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को अगर थोड़ा सा मैपिंग का आइडिया होगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, और हम थोड़ा मिटा दें इसको भौगोलिक खोज को, और यहाँ पर देख पाएंगे तुर्की है, और फिर यहाँ है यूरोप। थोड़ा सा मैप का आइडिया, आपको ज्योग्राफी पढ़िएगा तो मैपिंग का आइडिया होगा, ठीक है। यूरोप, तो यहाँ पर मैनेज करने का कोशिश करना है, एकदम से वही चित्र देखने को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक है
ब्लैक ओशियन, ठीक है, ब्लैक ओशियन है ऐसे करके, ठीक है। इधर है ब्लैक ओशियन, इधर हो जाएगा यूरोप और इधर हो जाएगा तुर्की। तो लगभग लगभग ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, इसको हम तुर्की बना लेते हैं, ठीक है, तुर्की बना लेते हैं, ठीक है। इसको यूरोप, आज भी आप जानते हैं तुर्की, इधर देखिए, आज भी आप जानते हैं कि तुर्की जो है, आधा हिस्सा तुर्की का कहाँ है, एशिया में है, और आधा हिस्सा कहाँ है, यूरोप में है। और तुर्की को मरीज कहा जाता है यूरोप का, है सबसे कम विकसित क्षेत्र है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये हुआ अरब क्षेत्र, अरब है ना, अरब क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो लड़ाई हो रहा है यूरोप वाले क्षेत्र में देखेंगे तो रोम था, है ना, जो आज का इटली दिख रहा है, उस समय का रोम देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ पे रोम दिखेगा, ठीक है। हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, दो हिस्सा में बट गया, ठीक है। मतलब क्या, पेन पेपर लेना है उसी टाइम लिख लेना है, बाद में ऐसे रुकने के लिए नहीं बोलना है रुक जाइए ये वो, लगले क्या करना है, जैसे जैसे बोल रहे हैं कहानी की तरफ अपना लिखते चलते हैं ना। और सुनना भी है, प्लीज सुनने पर ज्यादा फोकस करना है, लिखने पर नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये ईस्टर्न रोम हो जाएगा और ये वेस्टर्न रोम हो जाएगा, मतलब पश्चिमी रोम और ये पूर्वी रोम, इसको कहेंगे पूर्वी रोम, और ये हो जाएगा पश्चिमी रोम। क्या हो जाएगा, पश्चिमी रोम। अब पता है रोम का राजधानी, ये जब टूटा तो इसका राजधानी रोम ही रह गया, ठीक है, क्योंकि रोम वाला हिस्सा जो था वो इसी में आ गया, तो रोम ही इसका राजधानी रह गया। लेकिन इसका राजधानी हो गया वेंजेंटाइन, क्या हो गया, कुस्तुनतुनिया हो गया, कुस्तुनतुनिया, याद कर लेना है ये, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, राजधानी हो गया, कुस्तुनतुनिया इसका क्या हो गया, राजधानी हो गया। और आज इसका नाम है इस्तांबुल, क्या है, इसका राजधानी है इस्तांबुल, राजधानी नहीं, आज इसका नाम जो है, नया नाम इस्तांबुल है, क्या है, इस्तांबुल। और ये जो था कुस्तुनतुनिया, ये वाला क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे पड़ रहा है यूरोपियन क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि ये तुर्की सब क्या किया, यहाँ पर जो कुस्तुनतुनिया का कुछ क्षेत्र है कुस्तुनतुनिया, इस पर तुर्की वाला क्या कर दिया, अधिकार किया, ठीक है। यहाँ पर 29 मई है ना, 1453, 29 मई 1453 ईस्वी को क्या किया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, ठीक है। कौन, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तुर्कों ने। तो पहला तो स्थलीय कारण रहा युद्ध को लेकर, ठीक है, और ये ना बाद में जाके धार्मिक कारण बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, धार्मिक कारण, क्योंकि यहाँ पर यूरोप है और ये जो है ईसाई लोग हैं, क्या है, ईसाई, और यहाँ पे वर्चस्व रहेगा पोप का, क्या, पोप अपने आप को बताएगा कि ईश्वर के क्या है, हम दूत हैं, और जो है सो हम ही हैं, और हर तरह का शोषण करेगा, क्या, ईश्वर के नाम पर। जैसे आज भी कोई बहुत विद्वान व्यक्ति हो और कोई बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो, तो ज्यादा हम वैल्यू किसको दे देते हैं, धार्मिक व्यक्ति को दे देते हैं ना। और उसी तरीके से वहां पर भी था, है ना। जबकि आज अगर वहां पर पुनर्जागरण हो गया तो आज अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वहां पर जो ज्यादा विद्वान है उसको मतलब ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ तो ऐसा भी होता है कि जैसे जो ज्यादा मतलब अगर कम उम्र है और ज्यादा कुछ ऊंचा बात कर दे तो उसको बोला जाता है कि चल ज्यादा ज्ञान मत बात, है ना, चाहे जितना होते उतने बोल। तो ये क्या हो गया, आप बताओ, बच्चा क्या बिल्कुल अंदर से मर जाएगा ना कि शायद हमको ऊंचा बात नहीं करना चाहिए, अच्छा मर जाता है ज्ञान, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अच्छी बात है ना, चलो। लेकिन हमारे समाज के लिए एक धब्बा हो गया है, समय से पहले कुछ नहीं बोलना है, ज्यादा ऊंचा बात नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखें यहाँ पर, तो वहां पर कौन था, पोप था। और इसी तरह से यहाँ वाला, इस वाले क्षेत्र में देखेंगे, ये वाला पूरा जो क्षेत्र बना रहे हैं ये यहाँ का क्षेत्र है, जो भी हम ये बना रहे हैं यहाँ है, ठीक है। तो यूरोप के क्षेत्र में ईसाई धर्म था और वहाँ जो धर्म के भी थे वो पोप थे, जैसे पंडित होते हैं ऐसे करके, उसे मौलवी उसी तरह से ईसाई धर्म में पोप होते। तो यहाँ पर देखेंगे अरब वाले क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस्लाम धर्म था,
इस्लाम धर्म था। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर था, हाँ, तो यहाँ पर एक था यरूशलम। यरूशलम नामक क्या था, स्थल था, जो दोनों के लिए क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो धार्मिक लड़ाई हो गया किसके किसके बीच, ईसाइयों और इस्लाम, ये धर्म का लड़ाई हो गया। ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो साम्राज्य रह रहा था उसको बोला गया, ओटोमन साम्राज्य से बिलोंग करते थे, है ना। ओटोमन साम्राज्य क्या था, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है। और इस वाले क्षेत्र में जो था यूरोपियन क्षेत्र में, वो थे वेंजेंटाइन साम्राज्य से, है ना। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुस्तुनतुनिया, ये किस साम्राज्य से संबंध रखते थे, वेंजेंटाइन साम्राज्य से। वेंजेंटाइन साम्राज्य। थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो सकता है, मैनेज करना है, कहानी पर फोकस करना है, और जो भी हिंदी का कुछ चीज गलत मिलेगा किताब में जाके सेम चीजों को पढ़ना है, यहाँ कहानी पर ध्यान देना है। ठीक है, जाके किताब से जो भी शुद्ध लिखना है वो लिख लेना है। तो किताब समझ में आ जाना चाहिए कहानी के थ्रू, ये नहीं देखना हम क्या गलत लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं, वो नहीं, कहानी पर ध्यान देना है और वो जाके फिर से किताब में देखना है सारा चीज। ठीक है, कुछ हंसी कार दूरी का कुछ गलती मिलेगा, हम ये बात मानेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखेंगे वेंजेंटाइन साम्राज्य और यहाँ हो गया ओटोमन साम्राज्य। इन दोनों के बीच धार्मिक लड़ाई, पहला लड़ाई किस बात को लेकर था, इटली पर, यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ, यहाँ पर 29 मई 1453 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद ये जो था ओटोमन साम्राज्य वाला वेंजेंटाइन साम्राज्य पर क्या कर लिया, अधिकार करेगा, है ना। ये इसको तलवार फरसा लेके क्या करेगा, रेदगा देगा। ठीक है, और ये सब जो इटली वाले क्षेत्र में देखेंगे, रोम वाले क्षेत्र में ही इटली पड़ता है। ठीक है, ये जो भी बना रही है यहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, जब मारा तो यहाँ से ये सब भाग के कहाँ जाएंगे, ये सब भाग के चले जाएंगे इटली के एक जगह है फ्लोरेंस, क्या फ्लोरेंस नामक स्थान है, यहाँ पर चले जाएंगे सभी लोग भाग के। और जितना भी विद्वान, सबसे पहले तो अगर कहीं भी अधिकार या अटैक होता है तो सबसे पहले जो बचता वही है जो थोड़ा सा समझदार और विद्वान होता है, जो चीजों को अपना संपत्ति नहीं मानता है, मतलब अपनी विद्वता को वो संपत्ति मानता है, वही भागता है अपना शरीर लेके। अच्छा, तो ज्यादातर लोग अपना जान प्यारा है ऐसे करके भागते हैं, लेकिन कुछ लोग तो एकदम मर ही जाते हैं कि मेरा घर लूट गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब विद्वान सब जो थे वो भागे, और जहां भी जाएंगे अब क्या, अपना विद्वता फैलाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो फ्लोरेंस, इटली के फ्लोरेंस नगर में यहीं के एक विद्वान थे, कह सकते हैं विद्वान नहीं, साहित्यकार थे, नगर, ठीक है, शहर था, है ना, छोटा सा क्या था, शहर था। तो यहाँ हम देखेंगे एक व्यक्ति थे दांते, क्या थे, दांते। पता है ये काव्य का रचना करते हैं, काव्य का। उस समय सबसे ज्यादा जरूरी था कि सबसे पहले हम ये जो पोप के और धार्मिक मामला को लेकर लड़ाई झगड़ा और धर्म को लेकर शोषण हर तरह से हो रहा है, बहुत सारा चीज था, जो सारा चीज एक ही चीज पर ये कर दिया जाता था कि जो होगा सो धर्म के माध्यम से होगा। तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या किए कि ये जो काव्य लिखे ना, इसका नाम था दांते की बुक का नाम क्या है, द प्रिंस, है ना, प्रिंस था ना, द वेल्थ ऑफ नेशन था, ऐसा था। थोड़ा सा देख लेते हैं, सॉरी डिवाइन कॉमेडी था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी भूल गए, इतना दिन से ये सब बोल रहे हैं। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, ये था डिवाइन कॉमेडी नाम इनका क्या था, बुक था, ये था इनका बुक। अब पता है इस बुक में क्या बताया, इस बुक में स्वर्ग और नरक की कल्पना के बारे में बताया कि मरने के बाद के बारे में क्या सोचना, जो मरता है वो वापस आता ही नहीं है, तो कौन बताया कि स्वर्ग और नरक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बताया कि स्वर्ग और नरक क्या है, कल्पना है। ठीक है, तो ये दांते साहब इस पर काम किए। और ये पता है पुनर्जागरण कैसे हुआ, जो विचार पुरानी परंपरा और विचार जो चल रहा था उसमें बदलाव ही क्या कहलाता है, पुनर्जागरण। अब पता है जब भी बदलाव आया तो हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिला। ठीक है,
वहाँ पर जो फ्लोरेंस नगर में वहाँ गए तो अपनी विद्वता पर काम किए, है ना, पढ़ाई लिखाई पर काम किया और हर क्षेत्र में काम हुआ, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े विद्वान सब आएंगे, साहित्यकार सब आएंगे। तो हम साहित्यकार में दांते को देखेंगे। इनको पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। किनको? दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। लिख लेना है, जो बोलते हैं ना वहां पे लिख लेना है, हम खाली अग्रदूत लिखेंगे, ठीक है। पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। उसके बाद पेड्रोक आएंगे, पता है ये बताएंगे सबसे बड़ा धर्म तो मानव का धर्म है ना, है ना। ये आएंगे पेड्रोक, इनका नाम है पेड्रोक, ठीक है। ये मानववाद का सिद्धांत देंगे, ठीक है। क्या देंगे? मानववाद का सिद्धांत देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आएंगे मैकियावेली। क्या आएंगे? मैकियावेली। मैकियावेली, मैकिया लिखते हैं अच्छा से, हम इसको मिटाएं, लिखते चलना है, मैकियावेली, ठीक है। मैकियावेली जो है इनका द प्रिंस इनका था, ठीक है। बुक जो था इनका, बुक का नाम था द प्रिंस। क्या नाम है? द प्रिंस। बुक का नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमेशा बुक से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि द प्रिंस किनकी पुस्तक है, ठीक है। अब पुस्तक का भी स्टैटिक जीके में अलग से हम पुस्तक के बारे में बता देंगे कि कौन सा पुस्तक की रचना कौन किए हैं, सो ठीक है। तो द प्रिंस इनका क्या था? मैकियावेली का पुस्तक था। पता है इनको आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। मिटा दे, ये सब बन चुका है ना, उसी समय बनाना है। जो भी हम कहानी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उसी टाइम बना लेना है और फिर बुक पढ़ना है ना। हमसे कहानी इसलिए सुनना है ताकि बुक समझ में आने लगे, उसमें लिखा हुआ अक्षर समझ में आने लगे, इसलिए, है ना। और मैपिंग के थ्रू जैसे जैसे कहानी के थ्रू बता रहे हैं वैसे वैसे अगर लिख दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? क्लास याद आ जाएगा कि क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या लिखे थे, ठीक है। तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किनको कहा जाता है? का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक कहा जाता है मैकियावेली को, ठीक है। इनका पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस, ठीक है। दर्शन के जनक कहा जाता है, ठीक है। और एक आएंगे मार्टिन लूथर, ये जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ये क्या किए थे? बाइबिल, जैसे हम लोग का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गीता है ना हम लोग का धार्मिक पुस्तक, उसी तरीके से बाइबिल क्या है? ईसाइयों का धार्मिक पुस्तक था, ठीक है। तो इसको क्या किए कि जर्मनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिए। जर्मनी भाषा में सबको, जर्मनी भाषा में क्या किए? कन्वर्ट करके वहाँ के लोग को अवगत कराए, किससे? बाइबिल से, ठीक है। बाइबिल से, ठीक है। और इसलिए इनको धर्म सुधार का प्रवर्तक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? धर्म सुधार का प्रवर्तक। धर्म सुधार का प्रवर्तक कहा जाता है। सब इंपॉर्टेंट है। ये सब कैसे व्यक्ति हैं? दार्शनिक व्यक्ति हैं, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में अब देखो, जब भी समाज क्या होता है एकदम नीचे लेवल पर रहता है, तो उसको सबसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि हम कैसे विकसित हो सकते हैं, क्या क्या करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा भूमिका अगर कोई निभाता है तो उस समय का जो भी पढ़ा लिखा लोग रहता है ना, वो अपने काव्य के मदद से, साहित्य की मदद से क्या करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग दार्शनिक सब हुए हैं। अलग बात है कि हम लोग दार्शनिक सबको नहीं पढ़ते हैं, बहुत गलत बात है। लेकिन उस समय देखेंगे तो पुनर्जागरण के दौरान जो भी, तो उस समय 3 आदमी को याद रखना है। एक है दांते, ठीक है, दूसरा पेड्रोक, मैकियावेली और ये मार्टिन लूथर, इनको याद रखना है। दांते को क्या कहा जाएगा? ये पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा, क्योंकि ये स्वर्ग और नरक की कल्पना के बारे में कहाँ बताएंगे? द वेल्थ ऑफ नेशन, यही का बुक है ना, क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन इन्हीं का बुक है ना, दांते का क्या है? अब हम द वेल्थ ऑफ नेशन किसका याद किए हुए हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है।
डिवाइन कॉमेडी, ठीक है, सॉरी डिवाइन कॉमेडी, माइंड से निकल गया। डिवाइन कॉमेडी नामक इनका बुक है जिसमें वो क्या बताए हैं, दांते जो है स्वर्ग और नरक की कल्पना के बारे में बताए हैं कि ये एक काल्पनिक चीज है, स्वर्ग नरक जैसा चीज कुछ होता नहीं है। तो इनको बोला जाता है पुनर्जागरण का अग्रदूत, किनको, दांते को। और पेट्रोक जो है मानववाद का सिद्धांत दिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानवता का धर्म है। मैकियावेली द प्रिंस नामक पुस्तक लिखे, द प्रिंस, और इनको बोला गया आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक। और मार्टिन लूथर क्या किए, बाइबिल को जर्मनी भाषा में क्या कर दिए, अनुवाद कर दिए, ठीक है। हाँ, और ये विकास सिर्फ एक ही चीज में नहीं हुआ। सबसे पहले तो यहाँ हम साहित्य के क्षेत्र में देखना है कि ये सब विकास देखने को मिला और इतने बड़े बड़े विद्वान सामने आ रहे हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, कला के क्षेत्र में हम कला के क्षेत्र में उत्थान देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में कौन कौन से व्यक्ति थे जो, पता है मोनालिसा को जानते हो, मोनालिसा, अभी वाली मोनालिसा नहीं, पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग, मोनालिसा का पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, पता है। उसको लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मतलब बनाया गया था। ये कलाकार थे, कलाकार, इनको कहेंगे बहुमुखी, मतलब बहुत ज्यादा इनके अंदर टैलेंट था। किन के अंदर, हाँ, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, इनका नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। ये जो है ये मोनालिसा का पेंटिंग बनाए हैं, मोनालिसा का पेंटिंग बनाए हैं, ठीक है। और द लास्ट सफर, और एक होता है जजमेंट, ठीक है, ये द लास्ट सफर का बात करेंगे, ठीक है, द लास्ट सफर, और एक है जजमेंट, ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है, माइकल एंजेलो, ठीक है। ये द लास्ट सफर बनाए, द लास्ट जजमेंट, सॉरी जजमेंट, ठीक है, द लास्ट जजमेंट, ठीक है। और पता है सिस्ता का गिरजाघर था ना, उसमें जो डिजाइन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, माइकल एंजेलो के द्वारा, ठीक है। राफेल, एक है राफेल, ठीक है, इनके बारे में जानो। हाँ, ये जो थे लियोनार्डो दा विंची, ये विद्वान भी थे, दार्शनिक भी थे, और गायक भी थे, और चित्रकार भी थे, मल्टी टैलेंटेड दिख रहे हैं, है ना। तो एक आदमी पता है जिसमें टैलेंट रहता है उसमें देखना तुम हर तरह का टैलेंट रहता है, और जो मंदबुद्धि रहता है वो हर तरह से मंदबुद्धि रहता है। हम ये चीज पाए हैं, क्योंकि ये टैलेंटेड होने का और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ इतना समझ जाना है कि पूरे दिन को उपयोग कहाँ करना है, तो करता है तो बस कहीं उपयोग करने लग जाता है। अपना 1 घंटा कहीं बतियाने में ना देके डांस सीखने में दे देता है, गाना गाने में, तो पृथ्वी पर जो भी चीज उपलब्ध है वो सब में वो अपना दे देता है। और कुछ लोग तो ऐसे लगता है तुम क्या क्या करोगी, अरे भाई क्यों ना करें, एक जीवन तो मिला है, सारा चीज करना है, क्यों नहीं करना है ना। लियोनार्डो दा विंची, ठीक है, माइकल एंजेलो, ठीक है, द लास्ट जजमेंट इन्हीं का है, ठीक है। और राफेल को देखेंगे तो इनका है मेडोना, मेडोना का चित्र बनाए हैं, पता है। और ये मेडोना जो जीसस क्राइस्ट की माता थी, है ना, मेडोना जीसस क्राइस्ट की क्या थी, माता थी, जीसस क्राइस्ट की माता थी, कौन, मेडोना, ठीक है। और एक थे रोजर बेकर, इनको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता कहा जाता है, रोजर बेकर को, है ना, रोजर बेकर थे। ये तो ये कला के क्षेत्र में देख पाए ना, ये विज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा ना। रोजर बेकर, ये हो गया आधुनिक प्रयोगात्मक, लिखना है आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जन्मदाता, ठीक है। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता, जन्मदाता किसे कहा जाता है, रोजर बेकर को कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे साइंस के क्षेत्र में भी विकास देखने को मिला। एक है कोपरनिकस, पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड निवासी रोजर बेकर, पोलैंड निवासी
निकस, कोपरनिकस, ठीक है, कोपरनिकस। ये क्या किए, ये ना भूमि केंद्रीकरण सिद्धांत बताएं, ठीक है। ये बताए ना कि पृथ्वी जो है केंद्र में है और बाकी सूर्य उसका क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कौन बताया, कोपरनिकस बताया कि भूमि केंद्रीकरण सिद्धांत बताया, पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये क्या है, केंद्र में है, सेंटर में है, और इसका चक्कर कौन लगा रहा है, सूर्य, ठीक है। लेकिन एक और विद्वान आएंगे, केपलर, क्या आएंगे, केपलर, ये बताएंगे नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, सूर्य सेंटर में खड़ा है और सारा ग्रह क्या कर रहा है, और पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो सारा ग्रह क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये बात कौन बोला, केपलर। तो साइंस के क्षेत्र में देख रहे हो उत्थान हो रहा है, और न्यूटन साहब भी यहीं पर है। अब उस समय का जितना भी विद्वान सब है, ले दे के देखोगे कि इसी वाले क्षेत्र से, यूरोपियन क्षेत्र से आ रहे हैं, क्योंकि पुनर्जागरण वहां पर हो रहा है ना, इसलिए उसी वाले क्षेत्र से देखने को मिलेंगे जितने भी विद्वान हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूटन साहब को देखेंगे, ठीक है, न्यूटन, ठीक है, इनको देखेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम दे दिए थे, पता है ना गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया है, ये दे दिए क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है। उसके बाद आ गया भौगोलिक खोज, जिसमें हम देखेंगे कोलंबस, वास्को डी गामा, ये सब आएंगे, और नए नए क्षेत्रों का भी खोज करेंगे। जैसे कोलंबस क्या अमेरिका का खोज करता है, ठीक है, और कोलंबस जो है, अच्छा अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पर है पता है, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर क्या है, अमेरिका का नाम अमेरिका है। खोजा कौन था, कोलंबस, कब 1492 92 में, है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तुम लोग मैगलन को जानते होगे, हाँ मैगलन क्या है, प्रशांत महासागर का नाम दिया है, संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया, कौन, मैगलन। कहाँ के थे, स्पेन निवासी मैगलन, स्पेन निवासी मैगलन, मिटाएं, स्पेन निवासी मैगलन, ठीक है। ये क्या थी, मैगलन, अच्छा से लिखते हैं, ठीक, नहीं तो मेरी आदत पड़ जाएगा गंदा से लिखने का। स्पेन निवासी मैगलन जो थे, ये प्रशांत महासागर का नाम दिया है और विश्व का चक्कर लगाए हैं, ठीक है, पूरे विश्व का चक्कर लगाए हैं, प्रशांत महासागर का नाम दिए हैं, ठीक है। तो ये था पुनर्जागरण, जो क्या देख पाए थे कि ओटोमन साम्राज्य वाला बेंजाइन साम्राज्य पर क्या किया, आक्रमण करता है, जिससे वहां के लिए 1453 ईस्वी में क्या करते हैं, भाग कर कहाँ, इटली में चले जाते हैं। और वहां पर पुनर्जागरण का शुरुआत होता है इटली के फ्लोरेंस नगर में। वहां पे बहुत सारे दार्शनिक सब होते हैं, दार्शनिक का नाम है दांते, पेड्रोक, मैकियावेली और मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक का जनक कहेंगे, मैकियावेली को क्या मानव, द प्रिंस लिखेंगे, इनको आधुनिक राजनीति का जनक कहा जाएगा, और पेड्रोक को मानववाद का, और दांते को क्या कहा जाएगा, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाएगा। किनको, अच्छा भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किनको कहा जाता है, कौन बताएगा, गुड, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको मिटाएं और फिर देखते हैं और भी आगे की कहानी, ठीक है। तो ये कैसे कैसे और क्यों आ रहे हैं, सो ठीक है। तो पुनर्जागरण देख पाए, इटली के 1453 ईस्वी में क्या हुआ, यहाँ पर देखें तो 29 मई था, 29 मई है ना, मई 1453 में क्या हुआ, तुर्की पर अधिकार हुआ, और ओटोमन साम्राज्य वाला बेंजाइन पर क्या करेगा, अधिकार कर लेगा, और सब भागेंगे, पुनर्जागरण का शुरुआत हो जाएगा। और पुनर्जागरण इतना होगा कि सबसे पहली बार तुम देखा कि पुनर्जागरण हर क्षेत्र में हो गया, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, विज्ञान के क्षेत्र में, और भी किसी क्षेत्र में हुआ, ठीक है। उसके बाद तुम लोग देख पाया, विज्ञान का ही हिस्सा है ज्योग्राफी वगैरह, ठीक है, ग्रह के बारे में जो बहुत सारा विद्वान सब आ रहे हैं, है ना। उसके बाद दूरबीन का खोज, कंपास का खोज हो चुका है, कंपास, इसे दिशा का पता लगाएंगे, दूरबीन देख लेंगे कहाँ किधर क्या है, दूरबीन, और भी क्या है, आधुनिक जो भी क्या कहता है, बंदूक वगैरह,
ठीक है। आधुनिक हथियार क्या हो गया, तैयार हो गया हथियार। ठीक है, तब बता भाई सब चीज रहता है से बाहर निकले से डरता है ना। ऐसे भी मशीनीकरण भी तो हो गया था, मशीन आ गया बहुत सारा। तो इसको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, कच्चा माल, लेबर, सस्ते दामों में, ये सब चीज की जरूरत पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे हम 1453 ईस्वी में क्या किए, ओटोमन साम्राज्य वाला जीत जाता है, याद है ना। यहाँ पर जो इस्लाम धर्म वाले थे ये सब क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, और वो सब क्या होते हैं, हार जाते हैं उस समय। क्या उसको क्या, ये सब विद्वान रहते हैं, ये सब लड़ने झगड़ने वाले व्यक्ति उतना नहीं थे, लेकिन हाँ धार्मिक परंपरा और रूढ़िवादियों से वो भी घिरे हुए थे, और ये तो आज भी घिरा हुआ है। ठीक है, और तुम भारत में भी इसका हालत तुम देख रहे हो ना, बहुत ज्यादा खराब। क्या कारण है पता है, आज भी तुमको कारण जानोगे ना तो बहुत चकित रह जाओगे। ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था कि सब कभी पढ़े लिखे। ठीक है, हल्ला करा दिया कि दुनियावी तालीम क्या करना, हासिल करना बेवकूफी है। और आज भी पता है कुछ, आज भी लगभग मुस्लिम ये मानते हैं कि क्या है दुनियावी तालीम हासिल करना क्या है, बेकार बात है, ये अच्छा बात है। अगर हमको दुनिया में रहना है तो दुनिया की चीजों को जानना पड़ेगा, तभी हम दुनिया में सही ढंग से जी पाएंगे, है ना। और कितने सारे लोग कुछ तुम्हें मिलते, उनका मानना ही है कि क्यों पढ़े, पढ़ के क्या होगा, है ना, ये गलत है ना। चलो यहाँ पर देखेंगे हथियार आ चुका है, और दूरबीन का खोज, कंपास का खोज हो चुका है। तो ये सब क्या है, कच्चा माल, और यहाँ पर देखेंगे लेबर। ठीक है, इस सब का जरूरत पड़ेगा। अब ई आएंगे, और उसके बाद ये सब क्षेत्र जो है कैसा, यूरोपियन क्षेत्र जो है, ये यूरोपियन क्षेत्र। अच्छा, अब इसको मार के भगा दिया है, तो क्या इस रास्ते से कोई व्यापार कर पाएगा। भारत आकर पहले भी व्यापार होता था, किस रास्ते से, अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से क्या होता था, भारत इस रास्ते से होता था व्यापार, मसालों का व्यापार। लेकिन हुआ क्या कि ये तो ओटोमन साम्राज्य वाला क्या कर दिया, तुर्की पर अधिकार किया और फिर मार उड़ के उसको भगा दिया बेंजाइन पर अधिकार करके। वो सब चले गए कहाँ, इटली के फ्लोरेंस नगर। फिर वहां से अपना धीरे 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 हर क्षेत्र में, अब देखो धीरे धीरे इस सारा क्षेत्र में क्या कर लिए, विकसित हो गए। अब आएंगे, अब इनका शुरुआत हो रहा है। अब ये शिक्षित हो चुके हैं, हर तरह से ट्रेंड हो चुके हैं, अब आएंगे। ठीक है, तो हम देख पाएंगे ये वाला रास्ता तो अवरुद्ध हो चुका है। ये बोले कि अच्छा ये सारा चीज अब हमारे पास है, तो अब हम नए जगह का खोज करते हैं। भौगोलिक खोज स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, भौगोलिक खोज स्टार्ट हो गया। ठीक है, भौगोलिक खोज। ठीक है, इस भौगोलिक खोज में सबसे पहले आएंगे ये है भौगोलिक खोज में PDEF, है ना। याद रखना है कि इन दोनों में कि आया पहले कौन है, डच, लेकिन फैक्ट्री स्थापित पहले कौन कर लेगा, इंग्लैंड। ठीक है, तो पुर्तगाल के बारे में याद रखना है 1498। यहाँ याद रखना है डच वाला में कब, 1602, और ये 1600 में। ठीक है, ये कंपनी की स्थापना बता रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, ये 1700, ये हो जाएगा 1664। इसका कितना है, डेनिस का 1616 है ना, हाँ 1616 है, गुड। ठीक है, और ये क्या, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, ये गुजरात में सूरत में। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित करेंगे इस तरीके से। तो हम भौगोलिक खोज में सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले भौगोलिक खोज को लेकर हेनरी द नेविगेटर पता है, बार्थोलोमेव डियाज को भेजे थे सबसे पहले। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये है यूरोप। ठीक है, तो हम आपको इस सब को मिटाना पड़ेगा। ये सब आए हैं और कैसे कैसे आए हैं तो हम बताने का कोशिश करेंगे। भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों पड़ा, हमको बताना है भौगोलिक खोज की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है। मशीनीकरण हो चुका है, और दूसरा क्या कारण है, मसाला। ठीक है, पहले मसाला, ये सबको मसाला की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये सब मांस मछली का सेवन ज्यादा करते हैं। तो मांस मछली को लंबे समय तक टिके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, मसाला, तेल, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए ये सब क्या कर रहे थे, मसाले की खोज में, क्योंकि इनको इधर से महंगा पड़ जा रहा था। इनको पता चला कि कोई देश है पूर्वोत्तर में, ठीक है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
पूरब में कोई देश है जहाँ से हम मसाला ला सकते हैं। तो ये सब बोले कि ठीक है, स्थल पर नहीं अधिकार कर चुके हैं, समुद्र पर तो नहीं ना किए हुए हैं, और हमारे पास नैया, कपास, दूरबीन ये सब तो है ही, निकलते हैं। ठीक है, निकल गए। यहाँ पर तुम देख पाओगे कि यहाँ पर देख पाओगे हेनरी द नेविगेटर हैं जो बार्थोलोम्यू डियाज को भेजते हैं 1487 ईस्वी में। ठीक है, इसको मिटाएं, इसको इस सबको मिटा रहे हैं। कहानी समझ में आ चुका है ना? ठीक है, क्यों भौगोलिक खोजों की आवश्यकता क्यों? दो कारणों से, एक मसाला और दूसरा मशीनीकरण। कच्चा माल की जरूरत पड़ेगा, लेबर की जरूरत पड़ेगा, ये सब चीजों के लिए। ठीक है, पहले आएंगे वास्को डी गामा, यहाँ तीन जहाज लेके आएंगे, तीनों जहाज में मसाला भर भर के ले जाएंगे। वहां 60 गुना क्या कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, सब आएगा धड़ल्ले से। क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया विशेष जो ये सब इतना अमीर बना जा रहा है ना? हम लोग भी पड़ोस वाले से जलने लगते हैं, सोचने लगते क्या हो गया है ना, तो नौकरी हो गया इसलिए इतना क्या है, गर्मी है तो सब लग जाता है, चलो भाई नौकरी की तैयारी करते हैं, ऐसे ना। उस वजह से वो सब भाग रहा था वहां से। ठीक है, यहाँ देखेंगे सबसे पहले, हाँ ये था यूरोप। ठीक है, और यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका। है, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ से यूरोप वाले लोग क्या हो रहे हैं, यूरोप वाले लोग यहाँ से आ रहे हैं ऐसे घूम के। ठीक है, कहाँ, भारत। इनको लंबा रास्ता पड़ जा रहा है ना, अब पता नहीं है कि किधर है भारत। ठीक है, इतना बड़का समुद्र में कैसे पता चलेगा किधर है भारत। और यहाँ से जो है ना, यहाँ पर हेनरी द नेविगेटर हैं, हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, सिर्फ याद रखना है हेनरी। ठीक है, द नेविगेटर साइड से याद रखना है। हेनरी शाह किसको भेजे, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज को भेजते हैं। किसको, बार्थोलोम्यू डियाज को भेजते हैं। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज को कब, 1487 ईस्वी में भेजते हैं। ठीक है, और ये आते आते यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर आके रुकते हैं, और इसका नाम दे देते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, मतलब आशा का द्वीप। ठीक है, यहाँ पर एक और है मेडागास्कर, पता है, भारत से ही का ही टूटा हुआ हिस्सा यहाँ मेडागास्कर है, मेडागास्कर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आशाओं का द्वीप जो था, ये केप ऑफ गुड कौन, बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा यहाँ पर खोजा गया। कब, 1487 ईस्वी में वहां से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खोज करते हैं। एक और व्यक्ति आएंगे सामने, स्पेन निवासी कोलंबस। कौन आएंगे, स्पेन निवासी कोलंबस 1492 में, कोलंबस 1492 ईस्वी में आएंगे। और ये ना यहाँ से ऐसे घूम के और कहाँ चले जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका का खोज कर लेंगे। कौन, कोलंबस। कब, 1492 ईस्वी में। और यहाँ के आदमी को रेड इंडियन कहेंगे, रेड, ओ भाई रेड इंडियन। ठीक है, रेड इंडियन कहते हैं। ठीक है, और अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर क्या है, अमेरिका का नाम अमेरिका, लेकिन खोजा कौन है, कोलंबस, है ना। आज भी इस क्षेत्र का नाम क्या है, कोलंबस है। ठीक है, अगर हमें देखेंगे तो कोलंबस अमेरिका का खोज कर लिया। अब आएंगे भाई साहब वास्को डी गामा आएंगे 1498 ईस्वी में। कौन आएंगे, इनके 10 साल बाद, देखो है ना, 10 साल बाद क्या है, कौन आएंगे, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा आएंगे कब, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे 17 मई 1498 में। कौन पहुँचे, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। इनको गुजराती व्यापारी एक रहता है, इनको यहाँ से पता ही नहीं चल रहा होता है कि कहाँ जाना है। तो अब्दुल मजीद नामक व्यापारी रहता है, गुजराती व्यापारी अब्दुल, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ध्यान रखना है, अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद जो क्या करता है, मार्ग प्रदर्शक हो जाता है, मतलब मार्ग दिखा देता है भारत जाने का, चलिए भारत जाना है। 17 मई 1498 ईस्वी में ये कहाँ पहुँचते हैं, याद है, कालीकट बंदरगाह पहुँचते हैं ना। और कोझिकोड आज नाम है, बंदरगाह का नाम क्या है, कोझिकोड, कालीकट
कट बंदरगाह पहुंचे हैं और कोझिकोड आज नाम है, ठीक है। और यहाँ का राजा थे जमोरिन, ये इनका भव्य स्वागत करते हैं। अरे बाप रे, अंग्रेज आया है गोरा चिट्टा सा। आज भी देखो ना, हम लोग इतना वैल्यू और उसके इतना गुलाम हो चुके, आज भी हम गोरेपन का गुलाम है, पता है ना। लड़की देखने जाते हैं, क्या देखते हैं? गोरी होनी चाहिए, भले ही दिमाग से अंधी हो, है ना। गोरा पर तो बहुत कुछ हो जाता है। चला देखा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 1498, 1503, है ना। और 1524 में ही आते हैं कौन, वास्को डी गामा। दोबारा जब आएंगे ना तो ये कोचीन में, यहाँ पर ये कोचीन में पड़ता है। कालीकट कहाँ पड़ता है? कोचीन में पड़ता है, कोचीन में पड़ता है। कोचीन में क्या करेंगे, कोठी स्थापित करेंगे कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। तो ये पुर्तगाली में हम पहला देख पाए थे। बार्थोलोमेओ डियाज को देखे, ये केप ऑफ गुड की, गुड का खोज, केप ऑफ गुड इनका नाम देते हैं दक्षिण भारत के दक्षिणी बिंदु को, ठीक है। कोलंबस क्या करेगा, उत्तरी मतलब ये अमेरिका का खोज करता है कौन, कोलंबस। और वास्को डी गामा भारत का, क्या भारत कहीं खो चुका था अमेरिका की तरह? अमेरिका ऐसा क्षेत्र था जो पहले से कोई जानकार नहीं था, नया क्षेत्र था। लेकिन भारत पहले से सब जानकार था कि ये रास्ता है, यहाँ पे भारत है और यहाँ पे क्या मसाला वगैरह मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो ये नए मार्गों की खोज को लेकर जानेंगे, किनको, वास्को डी गामा को, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अब हम यहाँ पे पुर्तगाल का बात करेंगे। पुर्तगाल का तो सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आए हैं, ठीक है। अब पहला याद रखना है गवर्नर कौन आएगा, ठीक है, अल्मीडा। पहले घर बनाएंगे, क्या रखेंगे, अल्मीडा, ठीक है। और ये लाएंगे ब्लू ओशियन पॉलिसी, ठीक है, अल्बुकर्क। और ये प्रथम क्या रहेंगे, पुर्तगाली गवर्नर रहेंगे। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन रहता है, कर्क, अल्बुकर्क। ये दो काम करेगा, एक तो गोवा पर अधिकार करेगा, ठीक है, 1510 ईस्वी में। और कहाँ, यूसुफ आदिल, बीजापुर के शासक कौन थे, बीजापुर के शासक, बीजापुर के शासक। और ये पता है, हुगली को लूट का आटा बना देता है, हुगली को लूट का आटा बनाते हैं कौन, अल्मीडा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है। और ये फैमिली बढ़ाएगा। सती प्रथा पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। और यहाँ पर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से क्या करेगा, गोवा छीन लेगा। अब पता है ये गोवा पर से जाएगा कब, पुर्तगाली 1961। आजादी कब मिल चुका है, 1947। ओ भाई 7 याद रखना, 7 बहुत सारा चीज है। 1857, 1757, क्या, पलासी क्रांति। उसके बाद 1807 वाला कुछ ऐसा बताओ। और 1947 और भी है कुछ, ठीक है। 1907 गरम दल नरम दल, उसमें चलेंगे ना, हाँ ठीक है। 7 से ऐसा याद कर लेना है। तो 61 में क्या हुआ, यहाँ पर गोवा में 1961 में जाएगा, 47 में ही हम लोग आजाद हो चुके हैं, 61 में लगाना पड़ रहा है। तो आया का 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार करेगा कौन, अल्बुकर्क। और यहाँ पर क्या करेगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या आप लोग का प्रश्न ये होना चाहिए, सती प्रथा क्या है प्रश्न, सती प्रथा क्या है? भारत में पुरुषों के बिना महिलाओं का जीना उस समय का छोड़ो, आज भी मुश्किल है। आज भी ये माना जाता है कि स्त्री बिना पुरुष के नहीं रह सकती है ना। तो यही कारण था, क्योंकि उसको हर तरह से क्या, बलहीन बना दे रहे थे। पहले तो शिक्षा, उस समय तो शिक्षा था ही नहीं, सबसे किसी भी तरह का उसको क्या गुण नहीं दिया जाता था। यहाँ से दूर मिलो, दूर भेज दो। और फिर वहाँ पे अगर पति मर गया कमाने वाला आदमी, तो उसको क्या कर दो, मार ही डालो। अब कौन ना कमाएगा न खिलाने वाला है, तो मर ही जाओ, है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कोई गुण है नहीं, इसलिए मार दिया जाता था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा कुरीति था यहाँ का, ठीक है। तो अंग्रेज को देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी बात था। हाँ, लेकिन याद रखना, ये जो सती प्रथा है, ये गोवा वाले क्षेत्र में ही सिर्फ क्या करता है, और जो उस महिलाओं से शादी कर लेता है जो क्या सती होने जा रही होती है, उसी से क्या कर लेता है, ये सब शादी करता है, ताकि फैमिली बढ़ा सके और पुर्तगालियों का यहाँ पे क्या हो सके, जनसंख्या बढ़ेगा तो वर्चस्व बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे पुर्तगाली, डच, डेनिश, फ्रेंच और सब आते जाएगा, ठीक है। हमको विश्वास से समझ में आया होगा, अब मन नहीं कर रहा है बोलने का, ठीक है। तो अगला क्लास जो है, अब हम नेक्स्ट क्लास, अंग्रेज आएगा, डच आएगा,
डेनिश फ्रेंच ये सब आएगा, उस सब पर चर्चा करेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे, है ना। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया, अच्छा लगा सुन के। चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।